हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए लेक्चर में। हम बातें करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनिश किया है जियो मैग्नेटिज्म का टॉपिक, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। हमारा जो चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली 70% 60-70% ख़त्म हो गया। फर्दर जो आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, वो हम करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन किस आधार पर उनको क्लासिफाई किया वो हम पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं दैट आर वेरी वेरी यूजफुल बिफोर अंडरस्टैंडिंग दोज प्रॉपर्टीज़। इसलिए आज इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमें हेल्प करेंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो हमें समझने में वो अच्छी तरह से हेल्प करेंगी, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, ओके, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास ये जो कुछ हेडिंग है आज, इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, या डेफिनेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, यूज्ड टू describe the properties, describe the properties of magnetic materials, properties of magnetic materials, ओके। तो ये हमारे पास है यस आज की हेडिंग। और इनमें हम पहले ही जो टर्मिनोलॉजी है, पहली जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम बताने वाले हैं। लेकिन आपको पता होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। वो मटेरियल्स जो जब भी जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कुछ फिनोमिनन को एग्जिबिट करते हैं, कुछ उनकी जो बिहेवियर जो है अलग होता है। कई बार वो अट्रैक्ट होते हैं, कई बार वो रिपेल होते हैं। उनकी कुछ बिहेवियर है, उनको स्टडी करना हम करेंगे आगे। लेकिन उनको, उन बिहेवियर्स को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इन टर्म्स को यदि नहीं समझा तो आप नहीं समझ पाएंगे आगे वाली, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दोनों पढ़ेंगे हम, आप भी और हम भी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, पहली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये वाली, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये, ठीक है। ये पहली हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी या जो पहली डेफिनेशन है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? देखिए ये बात हमें पता है, जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, या जैसे लोहे को, निकल को, जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उन मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म हो जाता है। हमें पता है उस जो लोहे में या निकल में अपोजिट पोलरिटी आ जाएगी, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो मैग्नेटिक मटेरियल्स रखा जा रहा है, तो
तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मतलब वैक्यूम में वो एक ऐसा फील्ड, वैक्यूम में एक मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइज करता है, जो मैग्नेटाइज करता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ रहे हो? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो किन्हीं मैग्नेटिक मटेरियल्स को इंड्यूस कर दे, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करा सके, ठीक है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ए मैग्नेटिक फील्ड a magnetic field ठीक है, which induces magnetism in a magnetic material, in a magnetic material। ठीक है, ओके, तो दिस इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड एग्जिस्ट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में एग्जिस्ट करे, किसी अनदर मीडियम में नहीं है, वैक्यूम में है मैग्नेटिक फील्ड जो किसी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करा सके, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, हमारी जितने भी हम जो भी टर्म डिफाइन करेंगे उनका जो आधार होगा वो होगा सोलेनोइड। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड को हम रेफरेंस मानेंगे और उसी सोलेनोइड के इर्द गिर्द जो है हमारी सारी जो टर्मिनोलॉजी है, सारी जो डेफिनेशन है वो हम डिफाइन कर देंगे। देखना अभी कर देंगे। जैसे इसी को मैं बात करता हूं, ठीक है, कंसीडर ए सोलेनोइड, ठीक है, कंसीडर ए सोलेनोइड, कंसीडर सोलेनोइड, एक सोलेनोइड ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ वो n है, करंट जो है इसमें I फ्लो हो रही है, ठीक है, और वैक्यूम में रखे हैं, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये मैं बात करूं, ये एक अपने पास क्या है, एक सोलेनोइड है, ये हमारे पास क्या है, सोलेनोइड है। अब इस सोलेनोइड जो है वो वैक्यूम में रखिए, पहली बात वैक्यूम में रखिए, एयर में रखिए, वैक्यूम में रखिए, और उसके अंदर हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये वाला कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वैक्यूम में अपने पास यूनिफॉर्म बनता है अंदर, ठीक है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास B0 इज इक्वल टू म्यू नोट NI, हम कर चुके हैं इसके डिस्कशन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वाला B0 जो वैक्यूम में है, ठीक है, प्योरली जो करंट है, फ्री करंट है, ठीक है, ये जो करंट है फ्री करंट है, हम बताएंगे आगे करंट का भी एक और रूप होता है। तो ये वाली जो करंट है, उस करंट के आई करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैक्यूम में है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी भी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल को रख दोगे तो वो उस अपने आप में मैग्नेटिज्म को इंड्यूस हो जाएगा, वो उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, दैट कैन इंड्यूस, ठीक है, विच इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक मटेरियल एंड एग्जिस्ट इन वैक्यूम। तो ये होगा डेफिनेशन, इसको हम लिख लेना, ठीक है। आप इसमें क्या लिखेंगे, कंसिडर ए सोलेनोइड, ठीक है, विच हैज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n एंड कैरिंग करंट I, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विल बी म्यू नोट NI, और ये जो फॉर्म है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, क्योंकि ये वैक्यूम में, हमारे इस सोलेनोइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा, कोई अनदर मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है सारा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। एक एक डेफिनेशन को ध्यान रखना,
कन्फ्यूजन आएगी, ट्रिकी है कुछ, तो ध्यान रखना, ठीक है, सेपरेट हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो ये हुआ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट, अब सेकंड जो टर्म है, सेकंड जो डेफिनेशन है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, अब देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन, अब ये क्या है? अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। इसी सोलिनॉइड को, मतलब जो वायर हैं, इसी सोलिनॉइड को यदि मैं वाइंड कर दूं, रैप कर दूं किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, या मैं ऐसे बोल दूं कि इस सोलिनॉइड के अंदर यदि मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल को पुट कर दूं, प्लेस कर दूं, और ये सोलिनॉइड है, अब उसके अंदर क्या फिनोमिना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम जा रहे हैं इसको अंदर पुट करने, या मैं बोलूं कि ये मान लो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूं मैं, कोई भी, जैसे लोहा ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास निकल ले लिया, स्टील ले लिया, सॉरी स्टील, निकल ले लिया, लोहा ले लिया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, याद रखना, ये मैग्नेटिक मटेरियल हम ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, इसको समझना चाह रहे हैं हम, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल। और ये जो है हम इसको सॉलिड दिखाएंगे, ठीक है, ये अपने पास एक मैग्नेटिक मटेरियल हम ले रहे हैं। और ये सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है, सॉलिड है। अब इस सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल के चारों ओर हम एक सोलिनॉइड को लपेट देते हैं, ठीक है, सोलिनॉइड की वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लपेट दिया इसको ऐसे, इस प्रकार से। और ये हमारे पास ये करंट हो गए। अब देखना इंपॉर्टेंट बात, ये वाली करंट आई है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये करंट आई फ्लो होगी तो इस आई करंट के कारण मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट आई आई, म्यू नॉट एन आई, यानी आई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई, ओके। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से गुजरेगा तो हमें पता है इस मैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है वो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक डायपोल बनाते हैं, एटॉमिक डायपोल बनते हैं, हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। तो एटॉमिक जो डायपोल है, पहले सोलिनॉइड के पहले ये जब ऐसे ही रखा था मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसके जो एटॉमिक डायपोल जो हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड थे, रेंडमली, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसे ही यादृच्छिक रूप से वो ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर, इसके बाहर से यदि मैं ये कोई लपेट दूं, यानी सोलिनॉइड को मैं लपेट दूं, तो जैसे ही करंट हम डालेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, उसके कारण क्या होगा, इसके जो एटॉमिक डायपोल हैं वो उनके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने से जो वो एटॉमिक डायपोल हैं वो इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ लिया है जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो वो जैसे ही अलाइन होंगे तो सारे मैग्नेटिक डायपोल वो उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जितने भी जो मैग्नेटिक डायपोल हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सरफेस करंट को। किसको करेंगे, एक सरफेस करंट। इस मैग्नेटिक मटेरियल के चारों ओर एक सरफेस करंट बन जाएगी। ये सरफेस करंट कहाँ से आई, मैग्नेटिक डायपोल के कारण। मैग्नेटिक डायपोल अलाइन हो गए इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
अब ये जो करंट आएगी ना, सरफेस करंट बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, सरफेस करंट। और वो जो करंट है वो कैसे डेवलप हुई है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कारण। तो हम ये चर्चा कर भी चुके हैं कि ये सरफेस करंट क्या होती है, हमने आपको बताया भी था जब एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक मैग्नेट जो है वो एक सोलिनॉइड की तरह बिहेव करती है। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस मैग्नेटिक मटेरियल के सरफेस के ऊपर जो है ना, वो एक सरफेस करंट जनरेट हो जाएगी प्यारे दोस्तों। क्या जनरेट हो जाएगी, एक सरफेस करंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जैसे, और उसी डायरेक्शन में जनरेट होगी क्योंकि डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे सारे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी ये इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बी नोट वेक्टर भी है, और इसके अंदर जो ये जो सरफेस करंट जब डेवलप होगी ना, वो इसी सोलिनॉइड की करंट की डायरेक्शन में क्या होगी, डेवलप होगी इस प्रकार से। और इस सरफेस करंट को, ये जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, यानी IM, क्या बोलते हैं, IM। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम बोल देंगे ये वाला, ठीक है, जिसको मैं बोल दूंगा BM बोल देते हैं, ठीक है, BM। तो ये वाला, तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम देखते हैं। पहली बात तो इस बी नोट की वैल्यू क्या है, बी नोट की जो वैल्यू है वो है अपने पास म्यू नोट NI, और BM की जो वैल्यू है, यानी मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक डायपोल जो अलाइन हुए उसके कारण जो मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट बनी, उस सरफेस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नोट NIM, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं उस हिसाब से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये करंट है, ये सरफेस करंट के कारण ये वाली ओरिजिनल जो करंट है। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी वेक्टर जो होगा उसको हम लिखेंगे बी नोट वेक्टर प्लस BM वेक्टर। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसी नेट मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैं सीधा सा बोलूँ, एक छोटी सी बात, ये तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ये तो आपको खुद लिखना पड़ेगा कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम सोलिनॉइड के इनसाइड पुट करते हैं तो उसके जितने भी जो मैग्नेटिक डायपोल, एटॉमिक जो डायपोल है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक सरफेस करंट डेवलप हो जाएगी मैग्नेटिक मटेरियल की सरफेस के ऊपर, और वो सरफेस करंट जो है जिस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी दैट इज कॉल्ड सरफेस करंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, सरफेस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सरफेस करंट के कारण आया है, ये जो है ओरिजिनल जो अपने पास जो करंट है हम I बोल रहे हैं जिसको, उसके कारण आया है। और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो सम है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced by external magnetic field या produced by magnetizing field and the magnetic field produced by the surface current, सिंपल। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। बाकी इसकी थ्योरी आपको लिख लेना, सारी जो जो हमने बताया इस सारी को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज, मैं बोलूं कि यस, मैग्नेटिक इंडक्शन इज magnetic induction is the net magnetic field ठीक है, inside the magnetic material and it is equal to, and it is the vector sum of magnetizing field
मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय surface current of magnetic material। ये वाला ओके। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है, ध्यान रख लोगे। ओके, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब थर्ड एक और आएगी टर्म, दैट इज इंटेंसिटी, या मैं बोलूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो थर्ड जो डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे, यस, दैट इज थर्ड को मैं यहां लिख देता हूं। जो थर्ड जो डेफिनेशन है वो हमारे पास होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी जो वर्ड है उसका तो हमें पता है, ये प्रबलता को बताता है, कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग उसको बताता है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी किसकी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सा? ये वाला बी नोट। इसकी इंटेंसिटी आप देखो, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रॉन्गनेस। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा? ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी, ये तो कांस्टेंट है। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यदि आप बढ़ा दोगे तो बी नोट बढ़ जाएगा। आई जब बढ़ा दोगे, करंट जब बढ़ा दोगे तो ये भी बी नोट बढ़ जाएगा। मतलब इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ लाई कर रही है? एन इंटू आई के प्रोडक्ट में। और एन इंटू आई जो है, यही जो है वो कहलाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या बताता है? ये स्ट्रोंग को बताता है, ठीक है। ये उस एबिलिटी को बताता है कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है किसी को मैग्नेटाइज कितना कर पाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि दी एबिलिटी, ठीक है, दी एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू विच इट कैन मैग्नेटाइज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, या इट इज द एक्सटेंट टू विच ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी बोल सकते हैं। तो कोई भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, बस बशर्ते बात यह है कि ये इंटेंसिटी को बताता है, सीधी बात। किसकी इंटेंसिटी को? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यस, क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन आप लिखना, क्या लिख सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पहली बात ये हो गई। और लगा के हम क्या बोल सकते हैं? द एक्सटेंट, इट इज द एक्सटेंट, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इट इज द एक्सटेंट, वो बाउंड्री है ये, इट इज द एक्सटेंट, क्या वो लिमिट है इसकी, इट इज द एक्सटेंट टू विच it can make to which a magnetizing field the magnetizing field can magnetize any magnetic material, any magnetic material
ठीक है। और इसको हम क्या देख सकते हैं, H, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी H जो होगी वो होगी N इंटू आई या बी नोट अपॉन म्यू नोट। क्या होगी, बी नोट अपॉन म्यू नोट, ये वाला। ओके, अब ये जो हम बात कर रहे हैं यहां पर एन आई, ये बी नोट अपॉन म्यू नोट, ये बी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी नोट वो बोल रहा है कि जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो वैक्यूम में है, याद रखना ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो वैक्यूम में है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी मीडियम में हो तो हम उसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मीडियम की जो परमेबिलिटी है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो है H को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी अपॉन म्यू से। ये बस उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इस यहां क्या है, ये वाला बी जो है मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया मटेरियल के अंदर। तो जब मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आप जब बी लिख रहे हो तो मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है वो म्यू लिखनी पड़ेगी। यहां पर मटेरियल क्या है, यहां पर मटेरियल तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए हमने म्यू नोट लिख दिया, बात सीधी है। तो H हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी N जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो एम्पियर पर मीटर, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब फोर्थ जो टर्म है वो हम देखेंगे, ठीक है। यहां तक देखें हमने, अब देखना फोर्थ, ध्यान रखना इन चीज़ों को, एक बार के लिए इसको नोट कर लेंगे, ओके, फिर हमें आगे चलना है। तो हम फोर्थ के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन दैट इज क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी हमें पता है पुनः कि तीव्रता होती है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन हम चर्चा कर चुके हैं अभी। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या अभी हमने बातें की थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, जब भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो पहले जो रखने से पहले जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स जो थे, एटॉमिक जो डायपोल थे वो जब रैंडम ओरिएंटेड थे वो क्या करने लग जाते हैं, धीरे धीरे टॉर्क लगने के कारण वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अलोंग अलाइन होने लग जाते हैं उसकी डायरेक्शन में। और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये होता है उस मटेरियल के अंदर नेट डायपोल मोमेंट बन जाता है। सारे डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो डायपोल मोमेंट सभी डायपोल्स का डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने के कारण, वेक्टर सम होने के कारण जुड़ जाएगा और नेट डायपोल मोमेंट अपने पास आ जाएगा। इस घटना को बोलते हैं, इस इवेंट को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। जैसे हमने इस सोलिनॉइड के अंदर, ये जो ब्लू कलर की सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा। जैसे हमने मैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो इसके अंदर जो एटॉमिक डायपोल वो अलाइन होने लग जाएंगे और इसके अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं कि डायपोल मोमेंट, द नेट डायपोल मोमेंट, द नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है, इन द नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल
is called intensity of magnetization, is called intensity of magnetization, intensity of magnetization। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैग्नेटाइजेशन, हमने अभी तक चैप्टर में जो डायपोल मोमेंट है हमने उसको कैपिटल एम से शो किया है, डायपोल मोमेंट को, ठीक है, और उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हमने m इंटू 2l वेक्टर से m से शो किया है। लेकिन बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसके लिए जो सिंबल यूज किया वो कैपिटल M से लिया है, कैपिटल M। तो अब हम कैपिटल M जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को बोलेंगे, और जो डायपोल मोमेंट है उसको हम कैपिटल, डायपोल मोमेंट को हम M से शो करेंगे। मतलब पोलरिटी जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m की बजाय, ठीक है, वो उसको हटा देंगे, और जो डायपोल मोमेंट है उसको हम शो करेंगे कैपिटल M से, सॉरी डायपोल मोमेंट को हम शो करेंगे स्मॉल m से, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को शो करेंगे कैपिटल M से। समझ गए? ओके ओके। तो अब कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने तो प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनमें तो आपने जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, उसको आपने m से शो किया था। अब आप जो डायपोल मोमेंट को, ठीक है, डायपोल मोमेंट को आप स्मॉल m से शो कर रहे हो और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल M से शो कर रहे हो, ऐसा कैसे? ठीक है, क्योंकि बुक्स में दिया हुआ है। ओके, एक सेकंड, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम शो करेंगे कैपिटल M से, ठीक है। कई बुक्स में I से भी शो करता हुआ मिलेगा, लेकिन हम M से शो करेंगे, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को शो करेंगे स्मॉल m से। तो डेफिनेशन क्या कहती है? यस, मैग्नेटिक, द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल M जो होगा उसको हम लिख सकते हैं यस वॉल्यूम से, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसको कैसे समझें? फिर एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी बी नोट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट में रखा, और इसके अंदर मान लेते हैं ये स्मॉल m वेक्टर जो नेट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। अब ये कितना होगा नेट डायपोल मोमेंट? देखिए, डायपोल मोमेंट जो है सोलिनोइड, ठीक है, ये सोलिनोइड ही तो एक तरह से, इस मटेरियल, ये जो मटेरियल है एक तरह से सोलिनोइड तो है, सोलिनोइड की तरह इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी यानी Im। तो इसका जो सर्कल है यानी एक जो लूप है उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो होगा Im इंटू ए। ए क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ए इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इसमें लूप है, इसमें मान लेते हैं n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इस कैपिटल N। तो जितने टर्न्स ये हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी Im होंगे, ठीक है। तो जो m जो बनेगा, ठीक है, तो हम इसको ये एग्जांपल ले रहे हैं। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो सोलिनोइड वाला। तो जो स्मॉल m बनेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक लूप का जो डायपोल मोमेंट होगा वो होगा Im इंटू ए। तो n जो टर्न्स है, कैपिटल N टर्न, तो उसका जो नेट जो डायपोल मोमेंट होगा NIm इंटू ए। और हमें निकालना है कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड जो हम बात करें वो होगा NIm इंटू ए अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, इस मैग्नेटिक मटेरियल का वॉल्यूम हम लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू एरिया, ठीक है, जो भी लेंथ है। तो NIm इंटू ए, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं A इंटू एल, ए से कैंसिल आउट हो गया, और n अपॉन एल जो स्मॉल n बन गया यानी NIm। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कैपिटल M, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो होगा NIm, ये वाले,
ओके, और एक ये अपने पास आ गई डेफिनेशन, और एक ये वाली, ठीक है। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी बी सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसकी जो इंड्यूस्ड जो करंट आएंगी और ये एक्सटर्नल जो करंट आई है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये हम अपोजिट नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं कि जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, वो डायपोल मोमेंट जो है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, न कि डायामैग्नेटिक, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्ट जोड़ दें, ठीक है, डायरेक्शन सेम है डायरेक्ट जोड़ दें, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, यहाँ से ये वाली हम इसको नोट करेंगे पहले, ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो अब सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं कैसे, इसी के आगे वाला पार्ट है, ठीक है, इसी के आगे हम आगे लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, इसी के आगे वाला है, ठीक है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, बी वेक्टर जो होगा वो होगा बी नोट वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर, और बी नोट वेक्टर को हम लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू एच वेक्टर, म्यू नोट इंटू एच वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्लस, और बी एम देखो यहां से देखो बी एम क्या है, म्यू नोट एन आई एम, और एन आई एम को लिख सकते हैं एम, तो यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू नोट और हम लिख सकते हैं एम, ठीक है, और डायरेक्शन सेम होगी, तो बी एम जो है उसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट एम वेक्टर, और ये एम वेक्टर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है अपने पास मैग्नेटिक ये परमेबिलिटी, ठीक है, क्या होती है नोट करेंगे पहले इसको। अब जो फिफ्थ जो टर्म है, जो फिफ्थ जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी? मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता, पारगमन मतलब पारगमन करना, परमिट करना, ठीक है, किसको परमिट करना? मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के माध्यम से, जिस प्रॉपर्टी की सहायता से वो मैग्नेटिक मटेरियल ये डिसाइड करता है कि मेरे अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो कितनी आ सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं मैग्नेटिक मटेरियल हूँ और मेरी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी मेरे अंदर से मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो आसानी से पास कर सकती है, आसानी से जा सकती हैं। तो ये मेजरमेंट है, इट इज़ द मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन परमिट या मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द मेजरमेंट, ठीक है, it is the measure of extent to which a magnetic material can be penetrated
कैन बी पेनिट्रेटेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब कितना पेनिट्रेट कर सकता है, जिसकी ज़्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा परमिट करेगा, सीधी सी बात है। जैसे इसका जो डेफिनेशन है उसको हम, जैसे मैं बोलूं कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मैं इसकी बात करूं, इस मीडियम के लिए बात कर जाता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल मीडियम के लिए, तो मैग्नेटिक मटेरियल के जो परमेबिलिटी उसको मैं म्यू से शो करूंगा, और इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बी है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, एच है, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन एच। तो ये जो होगा ना, ये जो होगा म्यू इक्वल टू बी अपॉन, तो म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है किसकी, उस मैग्नेटिक मटेरियल की, उस मीडियम की, तो म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। ओके, ठीक है। लेकिन यदि मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो हमें पता है वैक्यूम के लिए हम म्यू नोट को शो करते हैं, वैक्यूम की जो परमेबिलिटी होती है वो म्यू नोट, और ये हमारे पास बी नोट आ जाता है, वो हम कर देते हैं एच। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था। ठीक है, और यदि मैं बात करूं म्यू नोट की जो वैल्यू है, म्यू की जो वैल्यू है, म्यू नोट की यदि मैं वैल्यू करूं, म्यू नोट मतलब इट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री वैक्यूम, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है वैक्यूम के लिए। लेकिन मैं बात करूं किसकी, एयर की बात करूं, ये तो किसकी है, वैक्यूम की है। ठीक है, एयर की जो बात करूं ना, कर लो बात, ठीक है, तो 1.000004, तो अप्रोक्सीमेट मैं बोल सकता हूं कि जो इसकी जो वैल्यू है वो म्यू नोट के इक्वल ही है। ठीक है, 1.00004 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। तो यस, तो ये है अपने पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब एक और आती है इंपॉर्टेंट, लगते हाथ ही कर लेते हैं इसको, रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी यहीं पर डाल दो हेडिंग, चलो यहीं डाल देते हैं हेडिंग, यस। तो मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, मतलब कोई भी मीडियम है उसकी परमेबिलिटी की वैक्यूम की परमेबिलिटी से क्या कर दो, तुलना कर दो, वही उसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर। ठीक है, म्यू आर याद करो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था अपसाइलन आर, याद करो वो दिन, अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नोट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था हमने इसको, या रिलेटिव परमिटिविटी बोला था। समझ गए इतनी बात, याद करो वो दिन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जैसे हमने इसको और भी लिखा था, अपसाइलन आर को हमने लिखा था, याद करो वैक्यूम में हमने लिखा था 1/4 पाई अपसाइलन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम के लिए बात करें तो 1/4 पाई अपसाइलन आ जाता था, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जब हम इसको करते थे, रेशियो लेते थे, तो 1/4 पाई अपसाइलन अपॉन 1/4 पाई अपसाइलन नोट आएगा, तो अपसाइलन नोट अपॉन अपसाइलन ऊपर चला जाएगा, यानी F अपॉन FM जो आएगा ना वो अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नोट, इसको हमने बोला था अपसाइलन आर। और FM जो निकल के आया था अपने को, वो निकल के आया था F अपॉन अपसाइलन आर। तो ये रिजल्ट निकल के आया था कि कितनी वैल्यू से मीडियम में फोर्स डिक्रीज हो जाता है, दैट वाज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ओके। अब हमने यहां चर्चा की थी
कि जो अपसाइल नोट है वो करस्पॉन्डिंग है 1/म्यू नोट के। याद करो वो दिन जब हमने डिस्कस किया था μ0/4 के, ठीक है, और वहां पर 1/4 अपसाइल नोट आया था। तो यहां पर जो μr है उसको हम लिख सकते हैं इट इज दी, ठीक है, यहां पर ये वाला ओके। तो μr को मैं ये लिख सकता हूं कि जैसे एप्सिलॉन r को हमने ये लिखा था F/Fm लिखा था, ठीक है, ये मीडियम में आ गया था, ये हमारे पास जो है वैक्यूम में आया था, ठीक है, और F जो होता है अपने पास होता है QE, और यदि मीडियम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास QEM। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो F जो E है तो यहां पर B0/B आ जाता है, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ओके, ये वाला B/B0 आएगा क्या, B/B0 आएगा क्या, इसका जो रेशियो है चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं चेक करूं यहां पर ये वाला, ठीक है, और बाकी हम आगे जब बात करेंगे ससेप्टेबिलिटी की उसमें और क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला था अपने पास रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू दी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस μ/μ0, ठीक है। तो ये अपने पास आया था μ/μ0, यहाँ पर ये μr आ गया था, ओके ओके, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। B/B0 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको चेक करना जरा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अपसाइलन r जो आया था वो इसका रिवर्स हो जाएगा, बस सीधी बात ये, जैसे अपसाइलन r यहाँ पर F/Fm मीडियम है तो यहाँ पर वैक्यूम हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास करते हैं, इसको नोट करना प्यारे दोस्तों एक बार, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास होता है फिनिश। आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी तक हमारा हो गया। अभी 2-3 टर्मिनोलॉजी और है, ससेप्टेबिलिटी बताएंगे, ठीक है, और भी बताएंगे, उनके बीच में रिलेशन है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।